सो गाइस लास्ट वीडियो जहाँ पर हमने छोड़ी थी दैट वाज कि हम लोग बात कर रहे थे कि डिवॉप्स के अंदर हम लोग कुबरनेटिस यूज़ करते हैं, सॉरी मॉडर्न मेथड्स के अंदर हम कुबरनेटिस यूज़ करते हैं, देन माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हैं और क्लाउड नेटिव का जो एक मेन फैक्टर है दैट इज़ डिवॉप्स, उसके ऊपर हमारी क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग डिपेंड कर रही होती है। सो ये सारी मेथडोलॉजी हमने उसके अंदर पढ़ी थी। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं दैट इज़ एजाइल फॉर अवर कमिंग लेक्चर दैट इज़ एजाइल डेवलपमेंट। सो हम एजाइल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। अब हम अपना वो लेक्चर खोलते हैं दैट इज़ फॉर एजाइल डेवलपमेंट। ओके, सो एजाइल डेवलपमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉडर्न तरीके से एप्लीकेशन को क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग के ऊपर बना रहे हैं एंड क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ एजाइल डेवलपमेंट। और एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक मॉडर्न तरीका है जिसको हम एजाइल डेवलपमेंट बोलते हैं। और ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की, जिसके अंदर हम लोग वाटरफॉल टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे एजाइल डेवलपमेंट की जगह। बट जब हमारे पास सेकेंड जनरेशन या हम कह लो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग की जनरेशन आई है, तो हमने अपनी वाटरफॉल टेक्निक को एजाइल डेवलपमेंट से शिफ्ट कर दिया है या चेंज कर दिया है या एक्सचेंज कर दिया है। अब जब हम लोग काम कर रहे थे क्लाउड नेटिव के ऊपर, सॉरी क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर, तो हम वाटरफॉल टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे। और वाटरफॉल टेक्निक के अंदर हमारा मेथड क्या था कि हमने अपनी एप्लीकेशन को बल्क कोड के अंदर ही यूज़र तक पहुंचाना, जिसका मतलब क्या है कि हमारी एप्लीकेशन तब तक डेवलपमेंट फेज से बाहर नहीं आ सकती जब तक हमारी एप्लीकेशन हमारे यूज़र तक पहुंचने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हो जाती, जिसकी वजह से क्या होता था कि अक्सर हमारी एप्लीकेशन का डेवलपमेंट फेज़ बहुत लंबा हो जाता था और डिप्लॉयमेंट फेज़ बहुत दूर चला जाता था। हो सकता है हमारा डेवलपमेंट फेज़ 1 साल का हो, 6 माह का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो। अब इतने साल काम करने के बाद एप्लीकेशन बनाने के बाद जब हम उसे सर्वर पर अपलोड करते थे तो हमारी एप्लीकेशन अक्सर यूज़र के पास जाने के बाद कुछ ऐसे फीचर्स या कुछ ऐसे ट्रबल्स क्रिएट कर देती थी कि हमारा यूज़र हमारी एप्लीकेशन में चेंजेस मांगता था कि अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो उसकी ये शराइत होंगी, यानी इसके फीचर में ये चेंज होंगे तो मैं इसे यूज़ करूँगा, क्योंकि इन फीचर्स के बगैर ये एप्लीकेशन मैंने काम की नहीं है। अब जब हमारा यूज़र एक फ़ीचर डिमांड कर रहा है और हमें पता है कि इस फीचर के बाद हमारा यूज़र इसे यूज़ करेगा, तो ऑब्वियसली वी आर ग्रीडी इनफ कि हम उसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे ऐड, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा बल्कि कोड के अंदर है और वो बल्कि कोड एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है मोनोलिथिक कंप्यूटिंग की वजह से। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था उस कोड को अपडेट करना, फीचर को रिमूव करना या ऐड करना। सो ये मेथडोलॉजी वाटरफॉल टेक्निक की इसलिए बुरी थी और इसलिए प्रॉब्लमेटिक थी। फिर हमारे पास एजाइल डेवलपमेंट आई। एजाइल डेवलपमेंट क्या कहती है कि हम अपने एप्लीकेशन को माइक्रो सर्विसेज के थ्रू यूज़र तक पहुंचाएंगे। और इसके अंदर दो हमारे मेजर कंसर्न्स हैं, दैट इज़ कि हमारी एजाइल डेवलपमेंट के अंदर हमारी एप्लीकेशन एक तो इंक्रीमेंटल मेथडोलॉजी पर काम कर रही है और दूसरा इटरेटिव मेथडोलॉजी पे, जिसका क्या मतलब है कि हम अपनी एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। हो सकता है वो पार्ट्स 100 हो, 50 हो, 200 हो, 300 हो, 500 हो। सो वो इटरेटिव है, यानी एक के बाद एक पार्ट कंटिन्यूसली आता जाएगा, एक के बाद एक पार्ट काम करता जाएगा और हम अपनी एप्लीकेशन से बेनिफिटेड होते जाएंगे। और इसको थोड़ा सा और ईजी एक्सप्लेन इस तरह कर लेते हैं कि हमने 100 पार्ट्स बना लिए, एक पार्ट यूज़र तक पहुंचाया, यूज़र का फीडबैक लिया, उसके अंदर चेंजेस किए, उस दौरान सेकंड पार्ट की डेवलपमेंट चल रही है एंड उस पहले पार्ट के अंदर चेंजेस भी चल रहे हैं। सो ये सारा साइकिल हमारे पास एजाइल डेवलपमेंट कहलाता है, जिसके अंदर हम अपने यूज़र को छोटे छोटे पोर्शन में एप्लीकेशन देते हैं, जिससे हमारे यूज़र का फीडबैक मिलता रहता है, हमारे लिए काम आसान हो जाता है। देन उसके बाद एक पिक्चर है दैट इज शोइंग एजाइल डेवलपमेंट, जिसके अंदर हमारी एप्लीकेशन डेवलपमेंट साइकिल में रहती है, देन टेस्ट साइकिल से होने के बाद रिव्यू साइकिल में जाती है। रिव्यूज़ हो सकते हैं उसके फ्रंट एंड के बारे में, उसके बैक एंड की स्ट्रेंथ के बारे में। देन उसके बाद हमारा फीडबैक का पोर्शन आता है, जिसके अंदर हमारे कुछ टेस्ट यूजर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, क्लाइंट होता है। वो उसको टेस्ट करते हैं मल्टीपल टाइम्स कि आया कि मार्केट में लॉन्च होने के काबिल है या नहीं है, एंड उस बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं कि वेदर वी आर गोइंग टू
लॉन्च दिस एप्लीकेशन इन द मार्केट और नॉट, अगर नहीं तो हम उसके लिए अगेन एक कंटिन्यूस साइकिल चलता है जिसके अंदर हम पहले चेंजेस क्या क्या करने हैं वो डिसाइड करते हैं, देन उसके बाद हमने किस तरह से उन चेंजेस को एडजस्ट करना है अपने रनिंग ट्रैक के अंदर, एंड देन उसके बाद दोबारा से हम उसे डेवलपमेंट फेज में लाते हैं, रिव्यू में, फीडबैक में, देन उसे अप्रूव करके मार्केट के अंदर रिलीज़ करते हैं। सो ये हमारे पास एजाइल डेवलपमेंट का फेज़ आ जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट फेज़ हमारे पास है माइक्रो सर्विसेज का, एंड हियर वी गो फॉर द माइक्रो सर्विसेज। ओके, नाउ इसके अंदर है, सॉरी, दैट इज अवर 7th लेक्चर, आई थिंक सो, यस, माइक्रो सर्विसेज हमारा 7th लेक्चर है, हमारे इंट्रोडक्शन टू क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग का। सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हमने एप्लीकेशन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, इसके मल्टीपल पार्ट्स जितने मर्जी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एप्लीकेशन। सो माइक्रो सर्विसेज क्या है, किसी एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने का नाम माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है। और हमारी ये एप्लीकेशंस आपस में कनेक्टेड होती हैं पाइप्स के थ्रू, यानी ये एप्लीकेशन का पार्ट इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, आपस में इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सेपरेट पार्ट्स हैं, बट ये लिंक क्रिएट कर रहे हैं एक पाइप के थ्रू, और इस पाइप को हम बोलते हैं API। और हर पार्ट स्मॉल टीम के ज़रिए मैनेज किया जा रहा है, यानी मैसेजिंग का पार्ट है, उसके लिए एक डेवलपर बैठा हुआ है, देन उसके बाद हमारा फॉर एग्जांपल कमेंटिंग का पार्ट है, उसके लिए एक डेवलपर बैठा है, तो छोटी छोटी टीम्स 1 या 2 बंदों की एक पोर्शन पे काम कर रही है। देन उसके बाद अपग्रेड करना, उसको मैनेज करना, उसके अंदर कोई चेंज करना, कोई एरर रिमूव करना, कोई बग रिमूव करना आसान है। और इसके अलावा एक एप्लीकेशन का जो आर्किटेक्चरल अंडरस्टैंडिंग है वो आसान हो जाती है। किस तरह से आसान हो जाती है कि हम बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं कि यार हमारे इस पार्ट के अंदर ये चीज़ यहाँ से आ रही है और यहाँ से जा रही है। सो इस तरह से हम उसको इजीली अपडेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको करेक्ट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन का पार्ट दूसरे पार्ट से कनेक्ट नहीं है और लूजली कनेक्ट है पाइप्स के थ्रू, जिनको हम APIs कहते हैं, जिसको हम कभी भी रिमूव कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज मर्ज एनी पार्ट ऑफ एप्लीकेशन विद अदर। सो क्या है कि हम एप्लीकेशन के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से इजीली मर्ज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। सो मैंने पहले भी एक चीज़ कही थी कि जब हमारे एप्लीकेशन का पार्ट छोटा हो जाएगा तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। पहले हमारे एक चीज़ का कोड शायद 8 चीज़ों से होकर आ रहा था पुराने टाइम के अंदर, अब हमारी एक चीज़ का कोड स्पेसिफिकली उसी चीज़ के कोड में है और उसी चीज़ से होकर आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज सिर्फ उसी एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होंगे, जो फीचर या जो एक्शन हमारे यूज़र ने परफॉर्म करने को कहे, तो हमारी रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम हो गई, यानी बेटर हो गई, और परफॉर्मेंस बेटर हो गई। और इसका बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास माइक्रो सर्विसेज का, कि हमारी जो एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी थी वो एक तो सिंपल हो गई, दूसरा उसको अंडरस्टैंड करना, अपग्रेड करना, उसको यूज़र तक डिप्लॉय करना आसान हो गया। फिर मॉडर्न एरा क्या कहता है कि आप उसी चीज़ के लिए पे करो जो आपने यूज़ की है या जो आपके काम किया। सो यू विल पे फॉर व्हाट यू आर हियर एंड यू विल पे फॉर व्हाट यू यूज्ड, यानी जिस चीज़ के लिए आप आए हो आपको वो चीज़ मिलेगी एंड वही चीज़ आप यूज़ करोगे, और जितना यूज़ करोगे उससे उतना ही पे करोगे। सो रिसोर्स, बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट इस चीज़ का नाम है। सो अगर एक एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स हैं, इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ। एक एप्लीकेशन के 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। सो इसमें से सिर्फ एक पार्ट यूज़ है, इन यूज़ है, और बाकी 2 पार्ट्स अभी मेरा यूज़र यूज़ नहीं कर रहा है, शायद वो कल करे परसों करे, लेकिन अभी यूज़ नहीं कर रहा है। तो मेरे जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ पहले पार्ट के लिए लगेंगे जो मेरा यूज़र यूज़ कर रहा है, दूसरे या तीसरे पार्ट के लिए मुझे उन रिसोर्सेज के लिए पे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो यूज़ में ही नहीं होंगे। लेकिन अगर मेरे ये 3 पार्ट्स कनेक्टेड होते और मेरे पहले पार्ट की एग्जीक्यूशन इन 2 पार्ट से होकर आती, तो फिर हो सकता था कि मुझे इन 2 पार्ट्स के लिए बगैर इन्हें यूज़ किए भी इनके रिसोर्सेज के लिए पे करना पड़ता। सो मॉडर्न मेथड के अंदर वी विल पे फॉर व्हाट वी आर हियर एंड वी विल पे फॉर व्हाट वी आर यूजिंग। सो ये हमारा मॉडर्न मेथड है, जिसके अंदर हमारे पैसे भी बच रहे हैं, रिसोर्सेज भी बच रहे हैं, हमारे यूज़र को काम भी अच्छा मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी बेटर हो रही है। सो ये सारा का सारा प्रोसेस कहलाता है हमारे पास माइक्रो सर्विसेज का।
उसके बाद हमारी एप्लीकेशन को अलाउ टू स्केल मोर एफिशिएंसी, जिसका क्या मतलब है कि जब हमारी एप्लीकेशन पर लोड पड़ता है सो वो क्या करता है कि उसको बैलेंस करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को स्केलेबल कर देता है। यानी अब हमारे सर्वर पे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पे लोड ज़्यादा बढ़ गया तो एक मेथड है दैट इज़ कॉल्ड स्केलेबल टेक्निक, जिसके ज़रिए वो हमारी एप्लीकेशन की एफिशिएंसी को ख़राब नहीं होने देता हमारा सर्वर। सो देयर इज़ अ टूल फॉर स्केलेबिलिटी। और स्केलेबल करना एप्लीकेशन को क्या है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब हमारी एप्लीकेशन पे लोड बढ़ता है, यानी हमने एप्लीकेशन का जो पोर्शन बनाया है हमारे सर्वर के अंदर वो है 50 यूज़र्स के लिए और उस पर 100 यूज़र आ जाता है, तो स्केलेबिलिटी एक ऐसी टेक्निक है जो हमारी उस एप्लीकेशन की एक तो कॉपी जनरेट करेगी और हमारे 50 यूज़र्स को उस कॉपी पे शिफ्ट कर देगी, जिससे क्या होगा कि लोड बैलेंस हो जाएगा। और लोड के बैलेंस होने के बाद व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम सिंपली अपने यूज़र को बेटर एफिशिएंसी और सेम एफिशिएंसी के साथ एप्लीकेशन के सारे फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। सो देयर इज़ नथिंग फ्रीलांस इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड नथिंग इज़ अ पीस ऑफ केक दैट यू कैन ईट ईजीली। सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड कि अगर इतनी आसानी से चीज़ें एक्सप्लेन हो रही हैं तो इतनी आसान ये चीज़ें हैं नहीं, यू हैव टू मेक सम स्ट्रगल टू गेट ऑल दीज। सो एक चीज़ तो याद रखिएगा कि चीज़ के जितने ज़्यादा टुकड़े कर दिए जाए ना, उन टुकड़ों को उतना ही मुश्किल होता है ढूंढना। जिस तरह से हमारे पास एक पज़ल होता है और पज़ल के बहुत सारे पीसीज होते हैं, तो अक्सर पज़ल बहुत आसान होता है लेकिन उसको जोड़ना, टेक्निकली समझना इज़ अ टफ जॉब। सो जितनी ज़्यादा डिवीजन होगी कॉम्प्लेक्सिटी तब भी रहेगी, क्योंकि हमारे छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर छोटी छोटी चीज़ें डिवाइडेड है एंड वी हैव टू वर्क ऑन देम कि हमें कितनी डिवीजन्स को याद रखना पड़ेगा। एक इंसान कितनी डिवीजन्स 200 300 400 डिवीजन्स हैं, सो यू नीड टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल दोज आर्किटेक्ट। सो उसके लिए आपको टाइम रिक्वायर्ड है। फिर एप्लीकेशंस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको मेंटेन रखना, लाइक APIs तो बना दिए अपने पाइपलाइंस के थ्रू उन्हें कनेक्ट कर दिया, लेकिन उन APIs को मेंटेन रखना इज़ अ टफ टास्क। देन किस पार्ट में एरर है उसको ढूंढना अभी भी मुश्किल है, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि मेरे मैसेजिंग वाले पार्ट में एरर है, मैंने मैसेज का कोड उतार लिया, अब उसके अंदर से मुझे उस स्पेसिफिक एरर को ढूंढना है, बग को ढूंढना है, एंड बग को ढूंढना, एरर को ढूंढना, देन उसको रिमूव करना इज नेवर अ गुड और फेवरेट टास्क ऑफ अ डेवलपर। आई डोंट थिंक सो। लेकिन डेवलपमेंट इज़ नॉट अ हेडेक अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू सम पीपल इट इज़ अ हेडेक, इट इज़ अ चार्म to code actually. So there is nothing freelance or like freelance in this universe. So you have to face the challenges and the modern techniques too. कि जितनी ज़्यादा डिवीजन्स होंगे ऑब्वियसली एक पजल से एग्जांपल ले सकते हैं हम, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि जितने ज़्यादा पजल के पीसीज होते हैं उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है उस पजल को जोड़ना। हालांकि चाहे वो सिंपल एक छोटा सा एक पीस ऑफ केक क्यों ना हो पजल के अंदर, लेकिन अगर उसके मैं 500 टुकड़े कर दूँ और मैं आपको कहूँ कि इसको जोड़ के दिखा दें तो आपको ऑब्वियसली टाइम रिक्वायर्ड है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए, और शायद बहुत सारे दिन, बहुत सारे महीने रिक्वायर्ड हो सकते हैं उसके लिए। और फिर पार्ट में एरर रह गया, हमें पता चल गया उस पार्ट में से एरर ढूंढना, रिजॉल्व करना स्टिल मुश्किल है। देन सबसे मुश्किल काम कि APIs को मेंटेन रखना, यानी कम्युनिकेशन को एप्लीकेशंस के अंदर मेंटेन रखना बहुत ही मुश्किल है अभी भी। So that is all that is written in this big paragraph. So that is all that. Then इस part के अंदर हमारे पास 4 slides हैं and इसके अंदर यही सेम चीज़ें लिखी हुई हैं। Then next हमारा है cloud computing platforms from the same lecture portion. So ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं और हम उनसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक जगह ऑन करते हैं या सर्वर की स्पेस ऑन करते हैं, so that specific company is called cloud computing platform, and I hope you guys are getting it. अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का, अगेन हम मेरे ख्याल से और 3 लेक्चर्स के बाद इसको कंपाइल कर रहे हैं, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप में से तो you guys can ask me in comment section, you can post on the page or you can go for
मेलिंग मेरी मेल पेज पर किया मैंने, आप मेल कर सकते हो मुझे अगर आपको कुछ ज़्यादा इशू है। एंड इन द लास्ट मैं आपको अपनी मेल बता दूँगी, अगर आप मेरी पर्सनल मेल पे अपनी क्वेरी मेल करना चाहो तो देन यू कैन डू इट। ओके, सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन उनके पास बहुत बड़े बड़े सर्वर्स हैं और हम उनसे अपनी नीड के अकॉर्डिंग स्पेस ऑन कर सकते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे सकती हूँ, मुझे भी याद आया। और आई कैन गिव यू एग्जांपल कि किस तरह से आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हो। Let me connect my internet. Okay, it is connected. So अब जैसे यहाँ पर एक कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, लाइक होस्ट पाकिस्तान है कंपनी का नाम। सो ये ऑन करिए एक सर्वर और मैं हूँ इस सर्वर का यूज़र। तो मुझे मेरे लिए एक सर्वर को ऑन करना बहुत मुश्किल काम है। सो मैंने सिंपली क्या किया हुआ, मैंने उस सर्वर से एक छोटी सी स्पेस ले ली है जो कि मेरी नीड के अकॉर्डिंग है एंड उस पर मैं अपना काम चला रही हूँ। सो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म से, यानी एक बंदा जो कि ऑन कर रहा है बहुत बड़ा सर्वर, उससे थोड़ी सी स्पेस लेना। सो उसने उस स्पेस के अकॉर्डिंगली मुझे अकाउंट बना दिया एक मेरा, एंड अब वो स्पेस मेरी है, मैं उस पर कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी यूज़ कर सकती हूँ एंड मुझे ईयरली उसको पे करना है उस स्पेसिफिक प्लेस के लिए। सो आई होप यू गाइज माइट अंडरस्टैंड नाउ। यस, सो ये पॉसिबल हुआ पब्लिक क्लाउड की वजह से, जो क्लाउड जिससे मैंने स्पेस ली हुई है दैट इज़ अ पब्लिक क्लाउड, एंड पब्लिक क्लाउड से ही मुझे मिल सकती है। प्राइवेट क्लाउड्स आर फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और स्पेसिफिक लोगों के पास उसकी एक्सेस होती है, सो हर बंदा उसको यूज़ नहीं कर सकता। ओके, सो अगर हमारे पास पुराने टाइम में क्या था, एक वेबसाइट है या एक एप्लीकेशन है तो हमें उसके लिए अपना सर्वर चाहिए होता था। इससे क्या होता था, हमारी एक तो कॉस्ट इंक्रीज़ होती थी। अब कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ होती थी, हमारे सर्वर की मैनेजमेंट कॉस्ट ऐड हो जाती थी, हमारे सर्वर की कॉस्ट, यानी सर्वर बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें पैसे चाहिए होते थे, सो वो कॉस्ट ऐड हो जाती थी। देन उसके बाद हमारी ऑपरेटर, जो कि टीम भी हो सकती है, कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेटर भी हो सकता है जो कि सर्वर को चलाना जानता हो, उसकी कॉस्ट ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती थी। उसके बाद अब क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से क्या है कि मुझे सर्वर की टेंशन नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पेस है, मैंने स्पेस पर काम करना है। मुझे टेंशन नहीं है कि मेरा सर्वर डाउन हो जाएगा, मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे इसको ऑपरेट करना है, मुझे इसको मैनेज करना है, मुझे इसके डाउन टाइम का कोई फिक्र नहीं है कि इस पर डाउन टाइम आ जाएगा और मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलेंगे। तो मुझे पता है कि मैंने जिस जगह पर रखी है उसका काम ही ये है कि उसने सिर्फ हमें अपना क्लाइंट समझ के हमारी नीड्स को देखते हुए इस सर्वर को एज बेस्ट एज ही कैन ही शुड नीड इट। सो दैट इज ऑल। देन क्लाउड कंप्यूटिंग हमें कुछ एक्सेप्शनल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दैट स्पेसिफिक सर्विसेज आर कॉल्ड एज सर्वर की सर्विस देता है हमें, और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क या कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये दो सर्विसेज हैं जो कि हमें क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। पहली एज सर्वर की है, दूसरी है क्लाउड कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की सर्विस। सो अगर हम कभी कॉल करते हैं ना जगह लेने के लिए अपने सर्वर के ऊपर, तो हमें सबसे पहले वो पूछते हैं कि आपने वेब चलानी है, एप्लीकेशन चलानी है। फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपको पब्लिक डोमेन में से आपकी डोमेन का नाम क्या हो सकता है, आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, और फिर आपको वो रेकमेंड करते हैं कि आप जिस एरिया में बिलोंग करते हैं और जिस एरिया में आपने अपनी एप्लीकेशन चलानी है उस एरिया का नियरेस्ट सर्वर कौन सा है, और आप उस सर्वर पे स्पेस ले लें। सो वो आपको रेकमेंड करते हैं ताकि आप उन लोगों की सर्विसेज से खुश हो सकें, जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए। सो देन उसके बाद हमारे पास एज सर्वर की एक आती है सर्विस हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स की तरफ से। ये लोग क्या करते हैं कि एज सर्वर्स के अंदर उन्होंने डिफरेंट रीजन्स का डाटा रखा होता है, डाटा सेंटर्स बनाए होते हैं एज सर्वर में उन्होंने एज सेंटर्स बनाए होते हैं जो कि डाटा सेंटर्स होते हैं डिफरेंट रीजन्स के। अब व्हाट आर द डाटा सेंटर्स इन डिफरेंट रीजन्स, दिस इज
इट्स सेल्फ अ वेरी मेजर टॉपिक कि किस तरह से हम क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाटा सेंटर्स को डिप्लॉय करते हैं डिफरेंट रीजन्स के। देन हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द ऑडियंस बहुत मैटर करता है कि कौन से रीजन के लोग क्या चीज़ किस तरह से लाइक करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और उन लोगों का डाटा या उन लोगों की इंफॉर्मेशन उस रीजन के अंदर रहने वाले स्पेसिफिक लोगों की हमारे पास होती है, जिसकी वजह से जब हमारा यूज़र अपलोड करता है एप्लीकेशन के किसी चीज़ को हमारे स्पेसिफिक सर्वर पे, तो स्पेसिफिक रीजन के जिन लोगों के डाटा या इंफॉर्मेशन या डाटा सेंटर हमने एज सर्वर के सेंटर में बनाया होता है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, आई थिंक सो, डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सो एज सर्विस के अंदर हमारा एज सर्वर प्रोवाइड करता है हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। एज सर्वर के अंदर एज सेंटर बने हुए हैं। एज सेंटर के अंदर हमारे डाटा सेंटर्स हैं। डाटा सेंटर्स के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स डिप्लॉय करते हैं डिफरेंट रीजन्स का डाटा, ठीक है, और डिफरेंट रीजन्स के यूजर्स का डाटा। सो सिंपल इज दैट। एंड देन हमारे स्पेसिफिक रीजन के जब हमें सर्वर्स रिकमेंड किए जाते हैं तो उसके पीछे दो रीजन होते हैं। पहला तो ये कि हमारी कंप्यूटिंग पावर को इंक्रीज करना, एंड द सेकेंड वन इज स्पीड को इंक्रीज करना, वर्किंग स्पीड को इंक्रीज करना। सो आई होप यू गाइज माइट गेट इट। एंड देन अगेन टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विस, that is public, private and hybrid. So I have explained it before. Public clouds that are used by us, private clouds that are used by a specific organization, and hybrid cloud that are workable for both the private and the public sector. So that is actually what is explained in the lecture number 8. So now we go to our lecture number 9, that is containers. Okay. So here we go for the lecture number 9, and this so we have to follow these steps. Okay, so now I have come to my lecture number 9, that is container and containerization. Okay. A runtime instance of a container is the runtime instance of the image. यानी कि हमारा कंटेनर हमारे इमेज का रन टाइम इंस्टेंस है, यानी हमारा कंटेनर हमारे इमेज के रन टाइम का इंस्टेंस है। रन टाइम को हम रन सी भी बोलते हैं। Remember it, run C is run time. Okay, so image क्या है? सबसे पहले हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा कंटेनर हमारे इमेज का रन टाइम इंस्टेंस है। उसके बाद हमने पढ़ना है कि इमेज क्या है। अगर इमेज से हमारा कंटेनर बन रहा है, सो इमेज क्या है? सो इमेज एक ब्रीफ केस है जो कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर आ जाता है कोड उस एप्लीकेशन का, उस एप्लीकेशन को चलाने का रन टाइम, उस एप्लीकेशन की रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, उस एप्लीकेशन के एनवायरमेंटल वेरिएबल्स एंड ऑल द कॉन्फ़िगरेशन फॉर रनिंग दैट्स पर्टिकुलर एप्लीकेशन। सो ये 5 चीज़ें मिलकर एक इमेज बनाती हैं, एंड फिर वो इमेज एक कंटेनर बनाती है। और इमेज के अंदर जो भी चीज़ें होती है ना, कोड, रन टाइम, लाइब्रेरी, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स और कॉन्फ़िगरेशन फॉर रनिंग द एप्लीकेशन, उन सबको मिलाकर हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, एंड देन हम एक कंटेनर बनाते हैं। सो मेकिंग अ कंटेनर यूजिंग द इमेज फॉर एनी एप्लीकेशन इज कॉल्ड कंटेनराइजेशन। सो कंटेनराइजेशन, पहले तो हमने ये देख लिया कि इमेज उन तमाम चीज़ों पर मुश्तमिल है जो कि एक एप्लीकेशन को बनाने के लिए ज़रूरी है। देन इमेज से हमारा कंटेनर बनता है, और हम जब मेकिंग अ कंटेनर यूजिंग द इमेज फॉर एनी एप्लीकेशन इज कॉल्ड कंटेनराइजेशन। वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हम एक इमेज को कंटेनर में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कंटेनराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। और कंटेनराइजेशन के लिए जो टूल यूज़ होता है, यानी हमारी इमेज को कंटेनर बनाने में जिस टूल का हाथ है वो है डोकर। रिमेंबर इट नाउ, व्हाट इज़ डोकर? हमारी एप्लीकेशन या हमारी इमेज को के रन टाइम इंस्टेंस को कंटेनर बनाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं उसे कंटेनराइजेशन कहते हैं। वो प्रोसेस किसके ज़रिए होता है? डोकर के ज़रिए।
ऐसा, ठीक है। बिकॉज डॉकर के दो एडवांटेज हैं, पहला है फ्लेक्सिबिलिटी एंड दूसरा है उसकी लाइट वेट। पहली चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि हम फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि अगर हम एप्लीकेशन के बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में कर दें तब भी वो डॉकर पे एक एक कंटेनर बनाकर, यानी हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, एप्लीकेशन की बहुत सारी इमेजेस बना रहे हैं जो कि बहुत छोटे छोटे साइज़ के हैं, या हो सकता है हम बहुत बड़े बड़े साइज़ के इमेजेस भी बना रहे हैं। सो उन इमेजेस को डॉकर इजीली कंटेनर में कन्वर्ट कर लेता है। सो डॉकर इज अ फ्लेक्सिबल, जो कि छोटे एप्लीकेशन पार्ट्स के लिए और बड़े एप्लीकेशन पार्ट्स के लिए सेमली वर्क करता है। आफ्टर दैट ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज दैट कि लाइट वेट है, यानी जब हम इमेज बनाते हैं ना तो इसमें बहुत सारा डाटा होता है। यानी आप खुद सोच सकते हो कि अगर एक इमेज बन रही है और वो इमेज हर उस चीज़ पे कंसिस्ट कर रही है जो कि हमें एप्लीकेशन बनाने के लिए ज़रूरी है, तो उसके अंदर कितना डाटा हो सकता है। सो हमारे पास एप्लीकेशन को बनाने के लिए इट्सेल्फ हमारी एप्लीकेशन की लाइब्रेरीज भी होती हैं। सो एप्लीकेशन की लाइब्रेरीज के अलावा हमारी एप्लीकेशन को चलाने के लिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़ती है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज इटसेल्फ बहुत हैवी होती हैं। सो कंटेनराइज्ड ऐप लाइट वेट क्यों है? क्योंकि डोकर के ज़रिए जब हम कंटेनर बनाते हैं इमेज का तो हमें उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी पड़ती। मिसाल के तौर पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज नहीं रखनी पड़ती, ठीक है। अब अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी नहीं रखी तो हम क्या करेंगे? सो हमें पता है कि हमारे हार्डवेयर से बात करने के लिए हम कर्नल का यूज़ करते हैं। कर्नल एक कोर कंपोनेंट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का, चाहे वो विंडो कर्नल है, चाहे वो लिनक्स कर्नल है। कर्नल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज कर्नल हार्डवेयर के साथ बात करवाने या एक यूज़र को हार्डवेयर से कनेक्ट करवाने में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट या सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो कंटेनराइज्ड ऐप लाइट वेट इसलिए है कि उसके अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं रखनी पड़ती। मिसाल के तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरीज नहीं रखनी पड़ती। सो अब होगा क्या कि जब भी हम अपनी उस इमेज को किसी पब्लिक रेपोजिटरी पे रख देंगे तो उसे हम कहीं से भी दुनिया में एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम पे उसे डाउनलोड करेंगे और वो सिस्टम पे डाउनलोड होने के बाद कुछ प्रोसेसेस से गुजरेगी, जिन प्रोसेसेस के अंदर वो अपने आप को कंपैटिबल बना लेगी उस स्पेसिफिक मशीन जिस पर हमने उसे डाउनलोड किया उसके कर्नल के साथ रन होने के लिए। यानी वो कर्नल से बात करेगी, कुछ उनके दरमियान मुआहदे होंगे एंड उसके बाद वो कहेगी कि अब मैं चल सकती हूँ इस सिस्टम के ऊपर। सो ये सारा प्रोसेस हमारे पास बहुत जल्दी विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट्स हो रहा होता है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन फ्यू सेकेंड्स या फ्यू मिनट्स के अंदर क्या हो रहा है। सो इसी की वजह से हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं करनी पड़ती। जो भी सिस्टम जिस पर हम उसे डाउनलोड करें उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करके उसके साथ कुछ मुआहदात करके रन हो जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड व्हाट वी कॉल इट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डोकर। व्हाई डोकर इज़ फेमस? बिकॉज इट इज़ लाइट वेट एंड व्हाई इट इज़ लाइट वेट मैंने बता दिया। सो सिस्टम की कंटेंट को इंस्टॉल करती है एंड उसके बाद उससे बातें करके रन हो जाती है। सो इंटरचेंजेबल डोकर कंटेनर से क्या मुराद है कि हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसके वेरिएंट को चेंज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं। सो अगर हमने एप्लीकेशन के इन सारे प्रोसेसेस को करना है, यानी हमें अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, वेरिएंट चेंज करना है, टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, तो डोकर कंटेनर के अंदर ये काम बहुत आसानी से किया जा सकता है। सो हम एक एप्लीकेशन को रनिंग स्टेट के अंदर अपडेट कर सकते हैं, यानी हमें उसको सर्वर से उतारने की ज़रूरत नहीं है अपडेट करने के लिए। हम सिंपली उसको एप्लीकेशन को जब वो हमारे सर्वर पे चल रही है उसी दौरान हम उसे अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, वेरिएंट चेंज कर सकते हैं विदाउट टेलिंग अवर यूजर दैट हाउ वी अपडेटेड इट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोर्टेबल फैसिलिटी है। पोर्टेबल का क्या मतलब है कि अगर हमारी इमेज, मैंने अभी कहा कि पब्लिक रेपोजिटरी पर, चलो मैं गिट की मिसाल ले लें, अगर मैंने गिटहब पे अपना एक कोड रख दिया तो मैं उसे पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेस कर सकती हूँ। सिर्फ मुझे गिट के अपने अकाउंट में जाना होगा, उसे एक्सेस कर लूँगी। अब जब मैं उसे गिट से एक्सेस करूँगी तो मैं उसे कहीं भी डाउनलोड कर सकती हूँ, डाउनलोड करूँगी तो मैं उसे किसी भी सिस्टम पर देख सकती हूँ। सो दैट इज़ वाई अगर हमारे पास डोकर कंटेनर की इमेज है तो वो किसी भी पब्लिक रेपोजिटरी पर हम रख सकते हैं, यानी उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो कंपैटिबल है पब्लिक रेपोजिटरीज पर। सो जब वो पब्लिक रेपोजिटरी में पड़ी हुई है तो मैं उसको वहाँ से एक्सेस करूँगी, देन डाउनलोड करूँगी एंड देन उसको अपने सिस्टम पे रन करूँगी। सो दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली द
फैसिलिटी ऑफ पोर्टेबिलिटी बाय द डॉकर। वो इमेज को एक्चुअली पोर्टेबल बना देती है कहीं भी यानी रखने के लिए। देन आ जाता है वो पार्ट जिसको हम 3 दफ़ा पिछले 3 लेक्चर्स में बोल चुके हैं, दैट इज स्केलेबिलिटी। और मैं थोड़ा सा इसको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि स्केलेबिलिटी से क्या मुराद है कि जब हमारे एप्लीकेशन का लोड इंक्रीज हो जाता है ना, तो हम अपनी एप्लीकेशन को लोड को डिक्रीज करने के लिए और उसकी एफिशिएंसी को इक्वलाइज करने के लिए उसकी कॉपीज जनरेट कर देते हैं। सो वो कॉपीज जनरेट जब होती हैं तो हमारे यूज़र्स डिवाइड हो जाते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन पे 100 यूज़र है तो एक कॉपी और जनरेट करके हम उसे 50-50 यूज़र कर सकते हैं। सो क्या होगा, वो स्केलेबल हो जाएगी यानी उसका लोड कम हो जाएगा, लोड डिवाइड हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पर हमारे यूज़र्स को डिवाइड कर दिया हमने, एप्लीकेशन की कॉपी जनरेट कर दी और हमने स्केलेबल का प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। याद रखिएगा कंटेनराइजेशन के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं वो डोकर है, और स्केलेबल से मुराद है एप्लीकेशन की कॉपीज़ बनाना। ठीक है, और कॉपीज़ बनाने के बाद यूज़र्स को डिवाइड करना ताकि हमारी एफिशिएंसी इफेक्ट ना हो सके ज़्यादा यूज़र्स की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज कॉल्ड लेयर्स ऑफ आवर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो उसके अंदर पहली लेयर हमारे पास आती है फ्रंट एंड की, दूसरी आती है हमारे पास बिजनेस लॉजिक की, और तीसरी आती है हमारे पास डेटा इंटीग्रेशन की लेयर्स। और हमारी जो एप्लीकेशंस हैं, हमारी एप्लीकेशंस कम्युनिकेट करने के लिए डोकर का इस्तेमाल करती हैं। याद रखिएगा हमारी एप्लीकेशन APIs के थ्रू कनेक्टेड है और उन APIs को बनाने में किसका हाथ है, डोकर का। सो पहली चीज़ जो डोकर कर रहा है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटेनराइजेशन। द सेकेंड प्रोसेस जो हमारा डोकर कर रहा है दैट इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन आवर एप्लीकेशंस विद द हेल्प ऑफ APIs. I hope you guys might get what I have explained in this lecture, the terminologies that I have explained. So we are going to our next lecture that is called orchestration, and we will go for the next PDF. Okay, and I will close the 9th one. And now the next lecture is orchestration, and let us study it from what I have wrote there. Okay, so orchestration किसी भी एप्लीकेशन को कंटेनराइज करने के बाद डिप्लॉय करने में सबसे पहला स्टेप होता है, यानी किसी भी एप्लीकेशन को जब हमने कंटेनराइज कर दिया डॉकर की हेल्प से, तो उसको डिप्लॉय करना यूज़र तक अगला फेज़ है। और उस फेज़ के अंदर जो पहला स्टेप आता है वो आता है ऑर्केस्ट्रेशन का। ठीक है, सो आफ्टर चैलेंजेस, अब थोड़ी सी चीज़ें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि अभी तक हम जितना काम करते आ रहे हैं, यानी हमने एप्लीकेशन को स्केल किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक हमने की पीछे और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़, हमने एप्लीकेशन को स्केल किया, हमने एप्लीकेशन की कॉपी जनरेट की। डू यू थिंक कि उस कॉपी के अंदर सारा डाटा भी कॉपी होगा? अगर डाटा कॉपी होगा तो इसका मतलब है वो सिक्योर नहीं है। ऑब्वियसली मॉडर्न तरीका सिक्योर है, स्केलेबल है एंड मॉडर्न है। सो जब हम स्केलेबिलिटी का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो हमारा डाटा कॉपी नहीं होता। रिमेंबर इट इन योर माइंड कि जब हम स्केलेबल का प्रोसेस करते हैं अपने सर्वर के ऊपर, तो हमारे सर्वर की सिर्फ एप्लीकेशन की कॉपी बनती है, डाटा की कॉपी नहीं बनती। सो अब अगर हमने अपना यूज़र दूसरी एप्लीकेशन पे डिवाइड किया और वहाँ पे डाटा ही नहीं है यूज़र का, तो हमारा यूज़र लॉगिन कैसे करेगा? सो इस सारे प्रोसेस की कॉम्प्लिकेशन को देखना। फिर उसके बाद जब एप्लीकेशन की कॉपी बनाई है तो उसकी कन्फिगरेशन उसमें कॉपी नहीं हुई, उसको अब कन्फिगर कैसे करना है, उसकी कन्फिगरेशन को कैसे मेंटेन रखना है। फिर एक सर्वर हमने बनाया है जिसके अंदर हमने डिवीजन बनाई हुई है एक कॉपी की या एक ओरिजिनल इमेज की। अब जब हमने उसकी कॉपी बना दी तो हमारे सर्वर के रिसोर्सेज भी डिवाइड होंगे, यानी आधे एक एप्लीकेशन ओरिजिनल वाले पे जाएंगे, आधे कॉपी पे जाएंगे। सो अब हमने डाटा भी पहुंचाना है यूज़र का कॉपी तक, हमने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन भी पहुंचानी है, एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन भी पहुंचानी है इमेज तक या कॉपी ऑफ इमेज तक। सो ये सारे प्रोसेसेस वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड टेक देम एज द चैलेंज। उसके बाद हम लोग ऐप के इंस्टेंस को कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि हमने डाटा क्योंकि ट्रांसफ़र करना है, लेकिन अब
कॉपी के अंदर भी डाटा अगर ट्रांसफ़र करना है किसी प्रोसेस के तहत तो उसके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ स्पेसिफिकेशंस होंगी जिसके भी हाफ पे, या कुछ मैथडोलॉजी या कुछ यूनिवर्सल मेथड्स होंगे जिसके ज़रिए हम अपना डाटा ट्रांसफ़र करेंगे फ्रॉम द ओरिजिनल टू द कॉपी, ठीक है। यानी उसमें यूज़र ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस आ जाता है, सीक्रेट डाटा का प्रोसेस आ जाता है। तो इस काम के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं, और क्योंकि ये सारा काम ऑटोमेशन प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, तो उस टूल का नाम है कुबरनेटिस। सो कंटेनराइजेशन के लिए हमने जिस टूल का इस्तेमाल किया वो था डॉकर, और जिस प्रोसेस जो टूल हम ऑर्केस्ट्रेशन के लिए यूज़ करें उसका नाम है कुबरनेटिस। रिमेंबर इट, कंटेनराइजेशन के लिए जो टूल यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड डॉकर, एंड जो कुबरनेटिस के लिए हम टूल यूज़ ऑर्केस्ट्रेशन के लिए जो टूल यूज़ करें दैट इज़ कुबरनेटिस। सो अब कुबरनेटिस को यूज़ करने के बाद हम किन चीज़ों को मैनेज करें, हम कुबरनेटिस के थ्रू स्केलिंग को मैनेज करें, यानी कॉपीज जो हमने बनाई, देन हम सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करें, देन एप्लीकेशन के शटडाउन करने को, अप करने को मैनेज करें, देन ऑब्वियसली स्केलिंग है जो कॉपीज बनाए उनको मैनेज करें, और कॉपीज बनाने के बाद कॉपीज के अंदर जो सीक्रेट डेटा है, यूज़र नेम है, एंड देन दूसरा सीक्रेट ऑथेंटिकेशन का डाटा है, यूज़र ऑथेंटिकेशन का डाटा है, उसको मैनेज करें। सो दैट इज कॉल्ड ऑर्केस्ट्रेशन विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ कुबरनेटिस। Okay guys, and then we will go to the next lecture that is called continuous integration. I hope you all guys are getting bored or might not be bored, but we have to study here all these things, क्योंकि इसके बगैर हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते अपनी स्टडीज़ को। ओके, सो हमारा 11th वाला जो लेक्चर है दैट इज कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, एंड वी विल गो हियर फॉर द नेक्स्ट पीडीएफ created by me. Okay, so the next PDF is continuous integration, that is called CI/CD, continuous integration and continuous deployment या continuous delivery. ओके, सो इसके अंदर हमारे एक प्रोसेस है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ कि हमारी एप्लीकेशन जो हमने बनानी है उसको पहले तो हमने एक प्रोसेस में गुजारा माइक्रो सर्विसेज की, यानी उसे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, देन डोकर की मदद से हमने उस एप्लीकेशन को कंटेनराइज किया, एंड देन हमने उसको मैनेज करने के लिए या ऑर्केस्ट्रेशन के प्रोसेस को करने के लिए हमने कुबरनेटिस का इस्तेमाल किया। सो कंटेनराइज करने के लिए हमने डॉकर का इस्तेमाल किया, देन ऑर्केस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए हमने कुबरनेटिस का इस्तेमाल किया। एज वी बिफोर एक्सप्लेन कि हम लोग जब डिवॉप्स के लेक्चर में थे तो हमने एक्सप्लेन की थी एक बात कि हमारा जो डेवलपर है वो स्मार्ट इनफ है कि वो ऑपरेशनल टीम के काम के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करेगा। सो उन टूल्स का नाम डॉकर एंड द अदर वन इज कुबरनेटिस। So now we go to the next point, that is we need a tool for the process by which the system on which the code of application is present should be deployed to the required server। यानी हमें एक ऐसे प्रोसेस या एक ऐसे टूल की ज़रूरत है जिसकी मदद से हम अपने जो कोड है जिस भी सिस्टम के ऊपर हमने उसे किया हुआ उस सिस्टम से लेकर हमारे सर्वर तक हमारी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली यूज़र तक डिप्लॉय हो जाए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, कहने में बहुत आसान है कि हमने एक सिस्टम पे कोड किया जो कि हमारा लोकल सिस्टम है और वहाँ से हमारा कोड यूज़र तक भी पहुँच जाए, यूज़र के सिस्टम तक। दैट वी आर अ डेवलपर सो वी कैन डू एनीथिंग सिंपल, एंड देन अब ऑल दिस प्रोसेस शुड बी डन बाय ऑटोमेशन, यानी हमारी कोडिंग, टेस्टिंग, देन हमारे मतलब कोड तो बीइंग अ ह्यूमन हम खुद करेंगे, एंड देन उसके बाद टेस्टिंग, यानी उस कोड को बनाने के बाद उस कोड को टेस्ट करना, देन उसको शेयर रेपोजिटरी लाइक गिटहब या किसी भी शेयर रेपोजिटरी या पब्लिक रेपोजिटरी पे डालना, एंड देन उसके बाद उस कोड को बिल्ड करना, देन उसको टेस्ट करना, देन उसको रिलीज़ करना, देन उसको डिप्लॉय करना, देन उसको
नेक्स्ट पॉइंट याद करते जाए मेरे साथ साथ, मैं भी याद कर रही हूँ। हम ऑपरेशनल टीम के काम में क्या लगाए थे, डिप्लॉय करे थे, डिप्लॉय के बाद हम उसे ऑपरेट करे थे, ऑपरेट के बाद हम उसे मैनेज कर रहे थे, मैनेज के बाद आके उसको प्लानिंग फेज में भेज रहे थे। सो ये जो सारे फेजेस हैं, यानी प्लानिंग और कोडिंग एक डेवलपर का काम हो जाए, लेकिन कोडिंग के बाद उसको बिल्ड करना, बिल्ड करने के बाद उसको टेस्ट करना, टेस्ट करने के बाद उसको रिलीज़ करना, रिलीज़ करने के बाद उसको डिप्लॉय करना, डिप्लॉय करने के बाद उसको मैनेज करना और मैनेज से पहले उसको ऑपरेट करना, ये सारे काम ऑटोमेटिक। सो ये सारे काम ऑटोमेटिक करने के लिए हमारे पास कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट कुछ टूल्स प्रोवाइड करती है। यानी ये सारा काम, यानी हमारी एप्लीकेशन हमारे सिस्टम से लेकर उस सर्वर तक या उस रिक्वायर्ड सर्वर तक जहाँ तक हमें उसे अपलोड करना है, वहाँ तक ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए। सो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स रिक्वायर्ड है और वो टूल्स हमें कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, CI/CD। और उसके लिए हमारे पास एक टूल है दैट इज़ कॉल्ड जेनकिंस, जो टूल हम स्टडी करेंगे इन डिटेल बाद में इस कोर्स के अंदर, कि किस तरह से इस टूल की हेल्प से हम अपनी एप्लीकेशन को फ्रॉम योर सिस्टम सर्वर तक अपलोड कर सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ CNC, दैट इज़ कि हमारा ये वाला जो पोर्शन था और जो हमारा ये सेकेंड वाला पोर्शन था, दैट इज़ क्लियर। यानी हमारी ये वाली जितनी वीडियोस थी, अभी शायद इसका डाउन टाइम चल रहा है, आई थिंक सो अभी हो जाएगा अपलोड आराम से हो। सो वो सारी की सारी कंप्लीट हो गई। यानी अब हमारे पास सिर्फ थर्ड पार्ट रह गया, दैट इज़ कि हमारे लिनक्स का पार्ट रह गया है, ये वाला। एंड ये भी इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर ये पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब कहने की बात क्या थी कि हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर 3 वीक्स थे एंड हमारे पास सिर्फ लिनक्स का सिलेबस है। सो अभी हम पहले वीडियोस के ऊपर हैं। वीडियोस हम मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे बहुत जल्दी, विद इन अ वीक। सो हमारा लिनक्स तक का जो वीडियो का सिलेबस है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद वी विल कम टू अवर PDFs एंड PDF की आज फर्स्ट वीडियो आज रात में या कल सुबह में जो आपको PDF का फर्स्ट लेक्चर है, मैं ये PDF क्लियर कर चुकी हूँ, मेरा हो चुका है ये PDF। एंड इस PDF में ऑलमोस्ट 9 लेक्चर्स हैं, 9 चैप्टर्स कह लें, 9 चैप्टर्स हैं। और उन 9 चैप्टर्स के अंदर से 2 चैप्टर्स एक्सक्लूडेड हैं। थर्ड वाला चैप्टर जो कि है लिनक्स इंस्टॉलेशन का, एक वो नहीं है। और 6 वाले के अंदर जो लिब्रे ऑफिस के जो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे लिनक्स के विंडो के अंदर, वो हैं, तो वो 2 लेक्चर्स नहीं है। बाकी सारे 9 तक चैप्टर्स हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। सो इसकी वीडियो भी फर्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी PDF चैप्टर नंबर 1 के नाम से। एंड यू गाइज विल गेट ऑल द सिलेबस फ्रॉम हियर एंड आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी कंटेंट की। सो अगर नहीं आई या कोई चीज़ मिस हो गई है या कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं है अभी, सो आप सिंपली उसको पूछ सकते हो कमेंट्स में आकर। एंड इफ़ यू लाइक इट देन जस्ट गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।